वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10। लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो ह्यूमन बॉडी में मौजूद वह सिस्टम जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करे उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी विच डील्स विद द reproductive processes that is called as reproductive system। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। ये दोनों ही प्राइमरी सेल्स हैं। इसको बनाने में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से भाग लेंगे उसे हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी किसे कहेंगे? सेकेंडरी को एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम को ट्रांसपोर्ट एंड नरिश करने का काम करते हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। Let's see what are the component of primary and secondary reproductive part. So, as I told you, जैसा कि मैंने बताया, मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस होता है जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में यह ओवरी होता है जहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों टेस्टिस एंड ओवरी को हम लोग मेल एंड फीमेल गोनैड्स कहते हैं, यानी टेस्टिस को मेल गोनैड एंड ओवरी को फीमेल गोनैड कहते हैं। स्पर्म को मेल गैमेट एंड ओवम को फीमेल गैमेट कहा जाएगा। सेकेंडरी पार्ट इट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू द बॉडी, यानी कि प्राइमरी सेल्स के फर्टिलाइजेशंस, ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह सेकेंडरी का हिस्सा होता है। और प्राइमरी का काम है प्राइमरी सेल्स यानी गैमेट्स बनाना, यानी कि स्पर्म एंड ओवम। अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस होता है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। सो टेस्टिस को टेस्टिकल्स भी कहते हैं। दीज आर ओवल ऑर्गन प्रेजेंट इन द थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, यानी ये स्क्रोटम में मौजूद होते हैं। स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस का नंबर 2 होते हैं नंबर में ये, और स्क्रोटम पाउच के अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होता है, लेकिन बाद में स्क्रोटम में आकर वो हैंग करता है। इन एबनॉर्मल कंडीशन ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बाधित होता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से एबनॉर्मलिटी आ सकती है, जिसके कारण स्टेरिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर एब्डोमेन में हो रहा है और वहाँ से स्क्रोटम में अगर ये नहीं आ पाता टेस्टिस, तो ये एब्डोमेन में ही रह जाएगा, जिस वजह से जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वह इंसान स्टेराइल भी हो सकता है। स्टेराइल हो जाएगा टोटली, ऐसा कह सकते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मेंटेन बाय स्क्रोटल वॉल। It maintains 2 to 3 degree lower temperature in the scrotal और scrotum कह सकते हैं, या scrotal sac which is required for sperm formation, यानी sperm formation के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 3 डिग्री कम चाहिए।
यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री। बॉडी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 से 3 डिग्री कम यानी अराउंड 35 34 लाइक दैट, ये टेम्परेचर हमें चाहिए, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। When it is too hot, the scrotal wall loosen, यानी कि बहुत गर्मी पड़ने पर जो स्क्रोटल वॉल होते हैं, जो स्क्रोटम पाउच होता है, वह लूज हो जाता है, सो दैट टेस्टिस हैंग डाउन अवे फ्रॉम द बॉडी, जिससे कि टेस्टिस जो है थोड़ा सा लूज होकर बॉडी से दूर चला जाए। बॉडी में ही रहता है परंतु बॉडी से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। When it is टू कोल्ड, और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो स्क्रोटल वॉल कंट्रोल्स एंड ब्रिंग दी टेस्टिकल्स क्लोजेस टू द बॉडी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आई मीन। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो स्क्रोटल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, उनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिससे वो बॉडी के करीब आ जाते हैं। तो स्क्रोटल सैक पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो you have to prepare yourself accordingly। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी प्राइमरी ऑर्गन है वो टेस्टिस है, जो कि यहाँ पर है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, यह टेस्टिस के ऊपर एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। यानी टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं और टेस्टिस में वो बनते हैं, यानी टेस्टिस में बनेंगे और एपिडिडाइमिस में स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद सेक्सुअल रिफ्लेक्स आने के बाद ये जो टेस्टिस हैं यहाँ से रिलीज़ होते हैं और इस रास्ते से, इस ट्यूब से वो आगे बढ़ते हैं। इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। तो इसका नाम वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस यहाँ पर देखो, वास डिफरेंस शॉर्ट में बताया हुआ है। वास डिफरेंस से होते हुए ये मेल गैमेट्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट पे पहुँचते हैं। इस पॉइंट पे देखो, ये एक जंक्शनल पॉइंट है जहाँ से वास डिफरेंस का और यहाँ से यूरिन वाला रास्ता एक साथ इस पॉइंट पे आकर मीट करता है, ठीक है। खैर, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें फोकस करना है कि इस ट्रैक में क्या हो रहा है। तो इस ट्रैक में देखो एक ग्लैंड पहले से मौजूद है जिसे हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इस ग्लैंड्स के सिक्रेशंस भी वास डिफरेंस में रिलीज़ होते हैं और ये दोनों आकर इस पॉइंट पे यूरिनरी डक्ट से आकर मिल जाते हैं, फिर वो नीचे की तरफ जाते हैं और ये ट्रैक को हम लोग यूरिथ्रा कहते हैं। तो यूरिथ्रा में देखो और एक ग्लैंड यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे यूरिन से आने वाला रास्ता वास डिफरेंस से आने वाला, मतलब टेस्टिस से आने वाला रास्ता वास डिफरेंस, और यहाँ पर एक ग्लैंड पहले से मौजूद है जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके भी सिक्रेशंस इसी पॉइंट पे रिलीज़ होते हैं, फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और इस ट्रैक को यूरिथ्रा कहते हैं। यहाँ पर पहले से कुछ ग्लैंड मौजूद है, इन ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इसका और एक नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फिर ये रास्ता आगे बढ़ते हुए कोपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस में पहुंचता है, जो कि स्पर्म को बाहर रिलीज़ करता है, यह यूरिन को भी बाहर रिलीज़ करता है। यानी ये जो रास्ता है ये कॉमन है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। टेस्टिस एक पाउच जैसी रचना में होती है, जैसा कि बार बार बताया गया है। इस रचना को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, इसे स्क्रोटल सैक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है साइड व्यू का टोटल डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसके फ्रंट व्यू को देख लेते हैं। यानी ये डायग्राम वही जो साइड व्यू में मैंने कराया था वही है, बस ये फ्रंट व्यू है, सामने से किस तरह से ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्म होने के बाद एक छोटे से पाउच जैसे स्ट्रक्चर में जमा होता है जिसे कहते हैं हम लोग एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस से ये रिलीज़ होकर वास डिफरेंस इस ट्यूब में
पहुंच जाता है। फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पे उसे मिलता है एक एक्सेसरी ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आकर यहाँ पर रिलीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि इसको एक्टिवेट करने का काम करती हैं, ठीक है, यानी स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। वो रिलीज़ हो जाएंगी इस पॉइंट पे वैस डिफरेंस के। फिर ये वैस डिफरेंस आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट को मीट करेगा। ये पॉइंट एक जंक्शन है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से बहुत सारी जो यूरिन है, मतलब यूरिन जो है जो यूरिनरी ब्लैडर में जमा है वो भी इसी रास्ते से आती है। देखो दोनों रास्ता यहाँ से जुड़ रहा है और यहाँ से दूसरे टेस्टिस से भी ये रास्ता यहाँ पे जुड़ रहा है। और फिर यहाँ पे ग्लैंड भी साइड में दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ, जिसके 4 छोटे छोटे हिस्से यहाँ पे दिख रहे हैं। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके भी सिक्रेशंस इस पॉइंट पे रिलीज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब यूरिन पास होता है तो ये डक्ट बंद रहते हैं और जब ये डक्ट काम करते हैं तो यूरिन वाला रास्ता बंद रहता है। सब आकर यहाँ पर रिलीज़ हो गए, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा। इस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में यहाँ पे सिक्रेशंस आ जाते हैं। फिर ये सिक्रेशंस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मीट करते हैं दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रेशंस जो कि है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में। फ़िलहाल मैंने इतना बता कर रखा कि ये जो सिक्रेशंस है स्पर्म को एक्टिवेट करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, उसमें जो केमिकल्स मौजूद है। और काउपर्स ग्लैंड म्यूकस रिलीज़ करता है जो कि ल्यूब्रिकेट करता है इस पूरे ट्यूब को। तो इन शॉर्ट ये तीनों का फंक्शंस मैंने बताया। फिर ये यूरेथ्रा में आकर मैंने कहा इस पॉइंट पर स्पर्म के साथ ये सारे जो ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रेशंस आकर मिल गए और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू आगे बढ़ने लगे और फिर ये कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस में पहुंच जाते हैं जो कि स्पर्म एंड इन सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। पेनिस का काम है कॉपुलेशन करना, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। हमें यहाँ पर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकती, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर कुछ गैप दिखाई दे रहे हैं, ये इस गैप को इंग्विनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ऊपर ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर है और इससे ये निकलता हुआ रास्ता यूरेटर है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बाकी सारे हैं, तो बाकी सारे के फंक्शंस एंड उनके लोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी को याद रखने हैं। थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस होता है जैसा कि मैंने बताया है। इसके अलावा डक्ट होते हैं, इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इनमें कुछ डक्ट यानी कि ट्यूब या ट्यूब जंक्शंस इनका मतलब होता है। डक्ट में एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सब रास्ते मिलते हैं। एसेसरी ग्लैंड में 3 है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस आता है जिसका काम ट्रांसफ़र स्पर्म इनटू वेजाइना, यानी कि यह स्पर्म को वेजाइना में रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझाया जा रहा है। यह टेस्टिस है। टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली कट करने पर हमें ओवल टू ग्लोब्यूलर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से समझते हैं इसे। सबसे पहले ये जो ग्लोब्यूलर पार्ट है इस पे ध्यान देना है। इस ग्लोब्यूलर पार्ट के ऊपर की तरफ एक लेयर हमें दिखाई दे रही है। पहले इस लेयर को ध्यान देना है कि यहाँ पे एक लेयर है।
ये कवरिंग है, ये टेस्टिस का कवरिंग है। फिर और एक लेयर है, ये भी कवरिंग है। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 कवरिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर हमें थोड़ा सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर यह रास्ता आगे जाकर स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी स्पर्म बनेंगे आगे जाके इस रास्ते से होते हुए इस पॉइंट पे बाकी सारे रास्तों से मीट करेंगे। फिर ये आगे बढ़ेंगे, ऐसे ये आगे बढ़ेंगे। तो ये आगे जाकर कहाँ पर मीट करते हैं, ये इस पॉइंट पे मीट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक जंक्शनल पॉइंट माना जा सकता है, जहाँ से सारे के सारे स्पर्म सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर यहाँ पर जमा होते हैं। जमा होने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इफरेंट डक्ट कहते हैं, जो कि इन्हें लेकर जाता है एपिडिडाइमिस के वाइडर, काफ़ी चौड़े काफ़ी वाइड हिस्से में, जो कि एपिडिडाइमिस का हेड माना जाता है। फिर बॉडी होती है, फिर टेल होता है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्पर्म जमा रहता है एपिडिडाइमिस के अंदर। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यह आगे बढ़ता है रिलीज़ होने के लिए, और रिलीज़ होने के लिए यह वैस डिफरेंस वाला ट्यूब का जो रास्ता है उसको ये देखो, उसके थ्रू ये बाहर जाएगा। इसके आसपास इन सभी सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी होता है, ठीक है। तो ओवरऑल याद रखने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टेस्टिकल्स का जो अपीयरेंस है राउंड टू ग्लोब्यूलर, और ये एक पाउच में है, आपको सबको पता है, दैट इज स्क्रोटम, ठीक है। फिर ये हिस्सा जहाँ पर टेस्टिस बाहर निकलेगा, स्पर्म बाहर निकलेगा टेस्टिस से, उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट डक्ट। फिर ये जाएगा किस में, एपिडिडाइमिस में। फिर यहाँ से ये रिलीज़ होगा वैस डिफरेंस में। तो ये है कॉन्सेप्ट, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। सो सेमिनल वेसिकल ये क्या करता है, इट्स सिक्रीशंस प्रोवाइड न्यूट्रिशंस एंड एक्टिवेट स्पर्म। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन एंड इसके एक्टिवेशंस में मदद करता है। लेट्स सी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करेगा एल्कालाइन सिक्रीशंस, जो कि स्पर्म को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ये एसिड बेस बैलेंस को बना कर रखता है। लेट्स टॉक अबाउट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इट्स सिक्रीशंस सर्व एज अ लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेट करने का काम करता है ट्रैक को टोटल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। इसका काम है स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक में रिलीज करना आफ्टर मेटिंग, आफ्टर कॉपुलेशन। So during sexual stimulations, blood flows in large amount in penis, which makes it rigid and erect. And after that, the mating happens, the copulation happens, and after that, the release of sperm into the female genital tract that takes place. Okay? Let's talk about codes of sperm. स्पर्म का जो कोड्स है वो कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर ये इफरेंट डक्ट में पहुंचता है। इफरेंट डक्ट से निकलकर ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में पहुंचता है। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस से निकलकर यह बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में पहुंचता है। Then it goes to tail part of epididymis. Then it goes to sperm duct, that is vas deferens. Vas deferens से यह यूरिथ्रा में पहुंच जाता है। यूरिथ्रा फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन में इंटर करती है और वहाँ से यह बाहर रिलीज हो जाता है। Okay, so that is the entire course
of sperm.